हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मेंसुरेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो और इजीएस्ट टॉपिक कह सकते हो एडवांस मैथमेटिक्स का। प्री में मेंसुरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 भी पूछे जा सकते कह सकते हो मैक्सिमम, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में इन बिटवीन होता है प्री में। और जब मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल 6 से 7 क्वेश्चन मेंसुरेशन के होते हैं। मेंसुरेशन में 2 पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है अपने पास क्या 2 डायमेंशन, दूसरा होता है 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में काफ़ी सारे थ्योरम्स कर सकते हो, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे 2 डायमेंशन में जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का मिक्सअप क्वेश्चन होगा, और 3 डायमेंशन के बारे में तो हम बात करेंगे ही। तो टोटल का मिला के कह सकते हो कि मेंसुरेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कह सकते हो आसान सा टॉपिक है। कुछ बच्चे इसको क्या लेते हैं, बहुत ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा पहले से ही सोच लोगे कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है तो आपको टफ लगेगा ही। वैसे ये सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। कुछ फॉर्मूले हैं, आपको कुछ फॉर्मूले याद होनी चाहिए, और सिंपल सा अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से ज्योमेट्री कर लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं टोटल मेंसुरेशन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चे, मेंसुरेशन में 2D में हम बात करेंगे। तो 2D में हम बात करेंगे। टोटल में अगर बात करूं मेंसुरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इसमें 3 चीज़ों का डिस्कशन होता है। एक होता है पैरामीटर, मतलब परिमाप जिसको कहते हैं, दूसरा होता है एरिया क्षेत्रफल, और तीसरा जो होता है वो होता है अपने पास वॉल्यूम आयतन। तो पैरामीटर, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इसे प्रैक्टिकली समझो। देखो पैरामीटर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल यूनिट होता है। क्लियर है। जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर जो भी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। और तीसरा हो गया आयतन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या समझा कि पेरीमीटर जो होता है एक खास लंबाई है। पेरीमीटर क्या है, एक लेंथ है। एक्चुअली पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर अगर मैं बात करूँ, किसी के परिमाप की बात करूँ, तो परिमाप की मीनिंग होती है क्या कि किसी भी चीज़ को अगर आप मेजर करते हो, मतलब उसके चारों, मतलब कोई एक बंद भाग है तो उसके बंद भाग के चारों आउटर भाग का टोटल लंबाई कितनी होगी। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या होता है पेपर में कि पेरीमीटर, कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि आपको पेरीमीटर निकालना है। जैसे सिंपल सा छोटा सा एक एग्जांपल समझो, मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया अपने पास कि किसी मान लो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके चारों ओर वायरिंग करनी है। उसके चारों ओर क्या लगाना है, एक खेत की ओर, जैसे आपने देखा होगा चारों ओर हम क्या करते हैं, वायरिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगा के चारों ओर वायरिंग करते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि खेत के चारों ओर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब किसी रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर, मतलब हमें वायरिंग करनी है, 12 लगाना है हमें। तो उसका रेट दिया हुआ है कि 5 रुपीज़ पर मीटर, 5 रुपीज़ पर मीटर, और अपनी कॉस्टिंग जो है वो है 500 रुपये। ध्यान से समझना क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल सा लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खेत के चारों ओर अगर आप वायरिंग कर रहे हो, खेत के चारों ओर आप मतलब कर सकते हो वायर लगा रहे हो, तो उसकी कॉस्टिंग है 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से 500 रुपये का। तो आपको बोलेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो वायर की लंबाई कितनी रही होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि उसके चारों ओर का खर्च 500 रुपये आया है और कॉस्टिंग क्या है 5 रुपीज़ पर मीटर, मतलब टोटल 500/5, मतलब क्या हुआ 100। तो 100 यहाँ क्या आया, परिमाप आया। 100 किसका परिमाप आया, उस रेक्टेंगुलर फील्ड का परिमाप 100 आया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये बोल दूँ वाइट वॉश करने का खर्च 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 500 रुपये का आता है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल। तो बेसिकली क्या है कि 500 रुपया खर्च आता है किसका, 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और उसका खर्च टोटल कितना है 500, मतलब 500/5, इट मीन्स क्या हुआ 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर बेसिकली क्या हुआ, उसका क्षेत्रफल हुआ, उसका एरिया हुआ। तो एरिया का मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ द पार्ट यू कैन टच इज कॉल्ड द एरिया। किसी भी पोर्शन जिसको आप टच कर सकते हो वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। किसी के आउटर पार्ट को टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हो कि उसकी आउटर पार्ट की लंबाई, टोटल बंद भाग की लंबाई कितनी होगी, तो वो क्या हुआ, उसका परिमाप हुआ। और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज रिलेटेड द आयतन, आयतन जो वॉल्यूम क्या है वो होता है क्या, द मटेरियल ऑक्यूपाइड बाय द एनी बॉडी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड द, या द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एनी बॉडी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड द वॉल्यूम। किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो उसका आयतन कहलाता है। बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा कि आपको आयतन निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, तो उस केस में आपको खुद को समझना होगा कि इसमें आयतन निकालना या क्षेत्रफल निकालना है, वो डिपेंड करेगा क्या, उसके यूनिट पे। तो यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है,
इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आयतन की बात कर रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। और कहीं अगर ये दिया हुआ है सिंपल सा मीटर सेंटीमीटर, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो पेरीमीटर की बात कर रहा है। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों में उसके यूनिट के हिसाब से कैसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अपने पास करेंगे क्या मेंसुरेशन में, देखो 2D और 3D की बात करूँ तो 2D में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रायंगल की, त्रिभुज की, त्रिभुज जितने भी टाइप के त्रिभुज होते हैं। दूसरा बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल में जितने भी टाइप होते हैं जैसे रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। नेक्स्ट होगा पॉलीगन और लास्ट होगा सर्कल एंड सेक्टर, वृत्त और त्रिज्यखंड, इसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की। देखो बच्चे हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल की। ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके क्षेत्रफल का। देखो बच्चे हमने ज्योमेट्री में किया था, त्रिभुज या व्हाटएवर जितने भी हमने 2 डायमेंशन डायग्राम में अभी डिस्कस करूंगा सबके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं ज्योमेट्री में, उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ मैं सिर्फ बात करूँगा उसके क्षेत्रफल की बात करूँगा कि क्षेत्रफल किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशन में। सबसे पहले आता है त्रिभुज, ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल से छोटा कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका क्षेत्रफल निकाला जा सके। सिंपल सा पहले भी मैं बता चुका हूं कि बेसिकली ऑल आर द पॉलीगन, सबके सब पॉलीगन है, सबके सब बहुभुज है। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या है, वो त्रिभुज है। क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, बंद भाग। क्या 2 लाइन कभी भी बंद भाग बना सकती नहीं? तो बंद भाग बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइन चाहिए। तो 3 लाइन चाहिए तो वो क्या बन गया, त्रिभुज। तो 3 लाइन से बना त्रिभुज। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या है, त्रिभुज। उससे ग्रेटर ले लो 4 लाइन आ गया चतुर्भुज, 5 लाइन ले लो पेंटागन, 6 लाइन ले लो हेक्सागन, 7 लाइन ले लो हेक्टागन। इस तरीके से सारे लाइंस बढ़ाते जाओ और आपके पास पॉलीगन्स बढ़ते जाएंगे। तो व्हाट अबाउट द लार्जेस्ट पॉलीगन, सबसे ग्रेटर पॉलीगन क्या है? सबसे ग्रेटर पॉलीगन है सर्कल। सर्कल इज द हाईएस्ट पॉलीगन। सर्कल भी एक पॉलीगन है। वृत्त जो है एक क्या है, बहुभुज है, जिसमें कितनी भुजाएं, असंख्य भुजाएं हैं। जिसमें कितनी भुजाएं, असंख्य भुजाएं। तो त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज है जिसमें कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। जबकि सर्कल, वृत्त जो है सबसे ग्रेटेस्ट पॉलीगन है, सबसे बड़ा पॉलीगन है, बहुभुज है, जिसमें भुजाएं कितनी है, असंख्य भुजाएं, मतलब इनफिनाइट लाइंस है। क्योंकि देखो लाइंस क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था, पॉइंट इज अ लाइंस। लाइंस जो है क्या है, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइंस। पॉइंट्स का कलेक्शन ही लाइन कहलाता है। मैंने करवाया था स्टार्टिंग में लाइन एंड एंगल्स में। तो पॉलीगन क्या है, पॉलीगन का तो इसमें काफी सारे लाइंस है। तो सर्कल में कह सकते हो इनफिनाइट पॉइंट्स है, मतलब इनफिनाइट लाइंस है। तो सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉलीगन एंड ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रायंगल की। सबसे छोटा जो है पॉलीगन वो है त्रिभुज। तो त्रिभुज की पहले बात करें तो त्रिभुज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया का, क्षेत्रफल का, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आधार क्या हो सकता है। तो हम देखें इस त्रिभुज में, मैं अगर त्रिभुज ABC की बात करूं तो इसमें क्या है अपने पास, अगर ये कितने बेस बन सकते हैं, इसमें 3 बेस बन सकते हैं, BC, AC और AB। 3 बेस बन सकते हैं। कितने बेस बन सकते हैं, BC भी एक बेस है, AC भी एक बेस है और AB भी एक बेस है। 3 बेस है। तो अगर 3 बेस है तो 3 एल्टीट्यूड होंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है, आधार तो अपने पास ये हो गया, दिस इज द आधार। ये जो ब्लू कलर का, रेड कलर का दिख रहा है, ये सब के सब क्या है, आधार। लेकिन अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, कि किसी भी आधार पे सामने वाले वर्टेक्स, सामने वाले जो वर्टेक्स है, सामने वाले शीर्ष से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या होता है, शीर्ष कहलाता है। तो ये एक शीर्ष हो गया। इस आधार पे ये भी तो शीर्ष हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इस आधार पे ये भी शीर्ष हो सकता है। तो किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं, 3। तो 3 शीर्ष हो सकते हैं, मतलब 3 लंब ड्रॉ किया जा सकता है। तो आधार अगर 3 है तो 3 ऊंचाई भी होगी। अगर आधार बेस 3 है तो एल्टीट्यूड भी कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो त्रिभुज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हमने ABC त्रिभुज में BC बेस लिया तो BC बेस पर कौन सा परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर। तो इसका क्षेत्रफल हुआ हाफ इंटू BC इंटू AD। बच्चे अगर मैं इसी क्वेश्चन में ले लेता कि बेस अगर AC ले लेता तो क्या लगता, हाफ इंटू AC इंटू, अब यहाँ क्या लिख दिया, या मान लो E लिख दिया, दिस इज द E। तो यहाँ क्या लिखता है, इंटू BE। तो अगर मैं इसको यहाँ F लिख दूं तो इसी का सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस AB इंटू क्या, CF। हाफ इंटू बेस AB इंटू CF। गॉट इट? तो क्या एक ही त्रिभुज के 3 तरीके से एरिया निकाला जा सकता है।
आंसर सबका सेम आएगा, लेकिन क्या है बेस अलग अलग है, एल्टीट्यूड अलग अलग। तो एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इसे जानना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। तो क्या हमने समझा है कि किसी भी त्रिभुज में 3 आधार हैं तो 3 ऊंचाइयाँ होंगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर बेस ये है तो सामने वाला लंब डाले तो ये ऊंचाई होगी, ये बेस है तो सामने वाला लंब डाले तो ये ऊंचाई, ये बेस है तो सामने वाला लंब डाले तो ये ऊंचाई। गॉट इट। तो ये था अपने पास स्केलेन ट्रायंगल, मतलब न्यूनकोण त्रिभुज कह सकते हो। स्केलेन ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये क्या अपने पास समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है मतलब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ से इस शीर्ष से हमने इस पर लंब डाला तो ये है, इस शीर्ष से हमने इस पर लंब डाला तो ये भी लंब है, ये भी लंब है। तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए भी लिख सकते हो, या हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी भी लिख सकते हो। क्लियर। लेकिन मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर एक नया परपेंडिकुलर डाल दूं ए सी पर, तो मान लो ये क्या हो गया डी, तो इसका एरिया ये भी हो सकता है हाफ इंटू क्या, ए सी इंटू व्हाट, बी डी। गॉट इट। दोनों एरिया सेम ही होगा, या तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी लिखो, वो भी क्षेत्रफल का, और या तो हाफ इंटू ए सी क्या हुआ लंब, ए सी क्या हुआ आधार, और बी डी क्या है लंब है इस पे। तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी भी क्या है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। गॉट इट। क्लियर है सबको। तो ये समझ में आ गया होगा कि बेस और लंब दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक त्रिभुज में कितने बेस होंगे, 3, तो लंब भी कितने होंगे, 3। लेकिन तीनों से हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जैसे आप सबको पता है कि मान लो ये ट्रिपलेट की बात करता हूँ, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये एक त्रिभुज है। गॉट इट। अगर मैं इसका एरिया की बात करूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू 3 इंटू 4, तो 2 से कट गया, ये क्या हो गया 6, तो इसका एरिया क्या हुआ अपने पास 6 आ गया। इसका एरिया क्या हो गया 6 आ गया। और मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। वैसे भी आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, किसमें बता चुका हूँ, ज्योमेट्री में भी बता चुका हूँ इस तरीके से कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर की लंबाई कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 4 12 डिवाइड बाई 5, मतलब इस लंब की लंबाई क्या होनी चाहिए 12/5 फॉर्मूले से। तो अब देखो हाफ इंटू बेस, तो अगर मैं बेस ले लिया 5 और क्या ले लिया, इसके लंब की लंबाई क्या हो गया 12/5। तो अगर 12/5 क्या ज्योमेट्री के फॉर्मूले से अगर मैं निकाल के रख दूं कि 12/5 है, इसको लिख दिया 12/5, देखो 5 5 कट गया, देखो 6 आ गया। गॉट इट। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में दिख रहा है कि ये एक क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज है, तो अगर इस सिर से इस पर लंब डालोगे तो यहाँ तो लंब जाएगा नहीं, तो वो लंब कहाँ आया, ये रहा इस पोजीशन पे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, हाफ इंटू बीसी, हमने बेस ले लिया, बीसी क्या लिया बेस, तो एडी क्या हो गया लंब, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। गॉट इट। ये भी हो सकता था कि अगर अपने पास एसी बेस है तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना है, तो ये भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ए, तो मैं लिख सकता है इसका एरिया में लिख सकता हूँ हाफ इंटू ए सी इंटू वट बीई, बशर्ते आपके पास दिया होना चाहिए कि एसी की लंबाई या बीई की लंबाई। वो क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा डेटा दिया होगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन में फॉर्मूले लगाते हैं। क्लियर है। तो अपने पास ये था क्या था, सिंपल सा था, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इस बेसिस पे हमने किया। अब इस बेसिस पे हम करते क्या है, क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे क्या है कि एक क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में दिया है कि बीडी और सीडी का अनुपात 3:2 है। बीडी और सीडी का अनुपात क्या दिया हुआ है, बीडी और सीडी का अनुपात दिया है 3:2। और क्या दिया है कि इनर ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का टोटल क्षेत्रफल क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है एरिया ऑफ एबीडी क्या होगा। एबीडी मतलब ये लाइन, दिस वन, ये एबीडी की लंबाई कितनी होगी। तो गॉट इट, ले लो आप एबीडी की लंबाई कितनी होगी, मान लो एक डी पॉइंट, दिस वन द डी,
और ABD की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। अगर मैं इसे बेसिक से सॉल्व करूँ तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ABC की बात करूँ तो ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस। हमने बेस क्या लेना है, हमने मान लो बेस ले लिया BC। अगर बेस BC ले लिया तो लंब चाहिए, तो BC भुजा पर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो एक ये लंब हो गया, मान लो ये E हो गया, एग्जैक्ट पता नहीं कि ये क्या है, तो E पॉइंट पर ये लंब है, मतलब AE जो है ABC त्रिभुज का कह सकते हो क्या है, लंब है। तो AE किसका लंब है, ABC त्रिभुज का लंब है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि एरिया 30 है ABC का, तो इसका क्या हुआ, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हुआ BC, और लंब क्या हुआ AE, यहाँ हो गया लंब AE, मतलब इसका ABC का एरिया आ गया 30 इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC इंटू क्या AE। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा एरिया दिया है 30, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दिया। अब अपने पास क्या है कि अपने को निकालना है ABD का एरिया। तो इसका एरिया एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इसका बेस क्या है ABD का, ABD का इस पोर्शन का बेस, तो बेस क्या है BD है, तो हाफ इंटू BD। और आप ये बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ABC का भी लंब क्या है AE है, और ABD का भी लंब क्या है AE ही है, क्योंकि सेम आधार है, क्या है सेम आधार जो है सेम लाइन पर है और वर्टेक्स एक ही है। तो जब आधार सेम लाइन पर है और वर्टेक्स एक ही है तो सबका लंब क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल समझो, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन ये इस तरीके से बना हुआ है, तो देखिए इसमें कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। आपने रीजनिंग में से क्वेश्चन पढ़े होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स। इसमें काफी सारे ट्रायंगल्स हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 तो ऐसे हो गए, ये पूरा एक ले लिए, इन दोनों को फिर एक लिए, फिर इन दोनों को एक लिए, फिर इन दोनों, मतलब काफी सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं। रीजनिंग में इसके फॉर्मूले भी होते हैं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी पॉसिबल, आप निकाल सकते हो। तो मैं बताऊं जितने सारे ट्रायंगल्स हैं सबके लिए अगर मैं पूछूं कि लंब क्या है, तो एक ही लंब होगा कि इस पॉइंट से हमने यहाँ से वर्टेक्स डाल दिया। तो यहाँ अगर मैं वर्टेक्स डाल दिया तो ये मान लो A है, दिस इज द BC, ये D, ये मान लो, या ये P है, ये Q है, ये R है। तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं सबके लिए लंब क्या है, AE लंब है। अगर बेस इस लाइन पे इसको लेते हैं, अगर बेस लेते हैं क्या, या तो बेस BP लो, PQ लो, QR लो, CR लो, मतलब BC लो, व्हाटएवर कुछ भी बेस लो, लेकिन बेस हम इसी लाइन पर लेते हैं। तो सारे त्रिभुज का ये लंब क्या हुआ, AE क्या है, लंब। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, ABD का लंब AE दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है AE, तो यहाँ हमने लिख दिया AE, AE इज द लंब। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड कर दिया, क्यों डिवाइड किया, ताकि जो AE है दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो AE कैंसिल, देखो हाफ हाफ कैंसिल। अब क्या है BC और BD का रेशियो, तो BC और BD का रेशियो क्या होगा, तो BC कितना दिख रहा है, BD और CD का रेशियो 3:2 है, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 2 पार्ट, और ये टोटल कितना हो गया, 5 पार्ट है। यहाँ से BD टोटल जो है 5 पार्ट है, तो हमने लिखा यहाँ से जस्ट सीट कि 30/A इक्वल टू BC कितना है, BC अपने पास टोटल है 5, BC है 5, और BD कितना है, BD इज द 3, तो ये 3 दिया हुआ। तो अपने पास यहाँ से देखें अगर तो 5 से कट गया 6, तो एरिया क्या आ गया 18, तो एरिया आ गया 18। तो किसका एरिया 18 आ गया, ABD का क्षेत्रफल क्या हुआ 18 आ गया, ABD का क्षेत्रफल 18 गया। गॉट इट। तो ये था अपना बेसिक मेथड। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल सा हमने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ABC के एरिया हाफ, बेस हो गया BC, और लंब डाल दिया हमने AE, दिस वन। अब दिया हुआ है ABD के एरिया निकालना, तो ABD का हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BD, और लंब क्या है AE, सिंपल सा लिख दिया। दोनों को डिवाइड किया, हाफ से हाफ कट गया, AE से AE कट गया, 30/A इक्वल टू BC/BD। गॉट इट। तो यहाँ से BC/BD का अनुपात लिखना था, तो BC टोटल कितना है 5 है, BD कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 5/3, तो एरिया क्या हुआ 18 आ गया। क्लियर है। तो अब देखते हैं इसका दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो बच्चे इसका दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को, देखो लास्ट मेथड से हमने मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 मिनट लगा था या 40 सेकंड लगा था। इस मेथड से हम करते हैं मुश्किल से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है देखो अब ध्यान से, क्या दिया हुआ है कि ABC का एरिया क्या है 30, टोटल का एरिया 30 है। तो आप सबको पता है कि जितने भी त्रिभुज इस पे बनेंगे सबका बेस अगर सेम लाइन पर है तो एल्टीट्यूड सेम होगा। तो एल्टीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, एरिया इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट। तो अपने पास क्या आप
अपने पास दिया हुआ है हाइट तो कांस्टेंट है, तो हाइट कांस्टेंट है तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, ये बताइए। एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेस के आधार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स आधार। एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके बेस के आधार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो चीजें समझ में आ गई कहाँ से, यहाँ से कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट सब में कांस्टेंट है। जब हाइट कांस्टेंट है तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेस। तो अपने पास ये टोटल का एरिया, ये टोटल जो लेंथ है ये कितना है 5, तो 5 अपने पास टोटल है और 5 इक्वल टू क्या दिख रहा है 30, टोटल एरिया 30 है, कितना गुना 6 गुना। तो किसका एरिया पूछा जा रहा है, ए बी डी का, तो ए बी डी कितना है 3, तो 3 का 6 गुना कितना आ गया, देखो 18 आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करता इसका ए डी सी का, तो 2 का 6 गुना कितना आ गया 12, देखो ये 12 है, ये 18, 18 प्लस 12 क्या हुआ 30, टोटल एरिया 30 है, समझ में आ गया। तो देखो कितनी मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। ये टोटल क्या था 5, तो 5 टोटल एरिया क्या है 30, 5 का 30 कितना गुना 6 गुना, तो ये 6 टाइम्स है, तो इसका एरिया क्या है 3 का 6 टाइम्स क्या हुआ 18, 2 का 6 टाइम्स क्या हुआ 12। अगर बोल देता है एडीसी का बताइए तो क्या हो जाता आंसर 12। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ गया होगा क्या किए। अगर अर्थमेटिक सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल क्या है 5 यूनिट बेस है, आपके पास क्या है हाइट कांस्टेंट है, तो बेस 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट इक्वल टू क्या है 30, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो। तो 5 यूनिट 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या, यहाँ देखो 3 इंटू 6 18, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या 12। क्लियर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है अपने पास बोर्ड पे कि एबीसी एक त्रिभुज है, उसमें अपने पास क्या दिया है कि बी डी डी ई और ई सी का रेशियो 2:3:1, मतलब दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 1 पार्ट। गॉट इट। अब दिया है कि ए बी ई का एरिया, ए बी ई, दिस इज द ए बी ई, ये टोटल एरिया दिया है, टोटल कितना अपने पास 20। तो यहाँ भी दिख रहा है कि ये जो शीर्ष है ये क्या है सब सेम है, तो ऑब्वियसली इस पर जो हम लंब डालेंगे वो सबके लिए क्या होगा सेम। अगर मैं यहाँ से लंब डाल दूँ तो वो सारे त्रिभुजों के लिए क्या होगा सेम ही लंब होगा। इस त्रिभुज की बात करो, इस त्रिभुज की बात हो, या इस त्रिभुज की बात हो, या टोटल की बात करो, या किसी की भी बात करो, तो लंब सेम है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई सेम है, तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेस के। एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आधार के। तो अगर मैं बात करूं आधार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ आधार कितना दिख रहा है ए बी ई का 5 यूनिट दिख रहा है, ए बी ई का कितना दिख रहा है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितना एरिया है यहाँ 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू जैसे 4 आ गई। तो क्या बोल रहा है ए बी सी, तो ए बी सी टोटल अगर मैं ABC की बात करूं तो ABC कितना यूनिट है टोटल, ABC में 3 2 5 1 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का एरिया क्या हुआ 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 मतलब क्या हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं ADC की बात करूं, व्हाट अबाउट द ADC, ADC टोटल कितना दिख रहा है ये 4 दिख रहा है ADC, तो ADC दिख रहा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट क्या हुआ 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। यहाँ क्या था ए बी ई था 20, ए बी ई कितना दिख रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इक्वल टू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 4। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, ए बी सी पूछ रहा है, ए बी सी टोटल कितना है 3 2 5 1 6 यूनिट, तो 6 इंटू 4 अपने पास क्या हो गया 24। अपने पास पूछ रहा है क्या पूछ रहा है ADC, व्हाट अबाउट द ADC, दिस इज द 4 यूनिट, तो 4 इंटू 4 दिस इज द 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपके स्क्रीन पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसी समकोण त्रिभुज में द परपेंडिकुलर साइड्स आर 20 एंड 15 सेंटीमीटर, उसकी लंबवत भुजाएं क्रम से 20 और 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से उसके कर्ण पर जो डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो देखो ऑलरेडी कितनी बार ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आप ध्यान से, ABC एक ट्रायंगल है, क्या दिया इसकी लंबवत भुजाएं क्रम से कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर और 15, ये 20 है ये 15 है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसके कर्ण पर मतलब हाइपोटेन्यूज पर उसके सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, मतलब BD की लंबाई क्या होगी। तो बच्चे ऑलरेडी हम बता चुका हूं, मैं ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन एक तो सिमिलरिटी में कर चुके थे, एरिया बेसिस पे भी मैं बता चुका था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आप सबको पता है कि ABC का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ ABC, ABC का क्षेत्रफल क्या हुआ। अगर मैं लेता हूं बेस 15,
तो ऊंचाई क्या हो गया 20। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90, हाफ इंटू 20 इंटू 15। अब अगर लेता हूँ बेस क्या लिया AC, तो अगर बेस AC लिया तो हाफ इंटू AC की लंबाई क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम, 20 है 15 है तो ये क्या हो जाएगा 25 होगा। कैसे पता चला ये 25 है? या तो आप ऐसे सोच सकते हो p² + b² = h²। 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400, 15 का स्क्वायर क्या हुआ 225, 400 + 225 क्या हुआ 625। तो 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का। या आप दूसरे ऐसे सोच सकते हो 3 4 5 ट्रिपलेट के बारे में तो सुना होगा। अब इसकी लंबवत भुजाएं 20 और 15 है, मतलब यह 20 है और यह है 15। कितना गुना दिख रहा है इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा ये 25। आप ऐसे भी सोच सकते थे ये 25, और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करके भी बना सकते थे। तो ये क्या हो गया हाफ इंटू 25 इंटू क्या BD, हाफ इंटू 25 इंटू BD। दिस वन देखो अपने पास। तो अब क्या हुआ अपने पास क्वेश्चन देखो, हाफ से हाफ कैंसल, 5 5 जा 5 4 जा, और ये 5 से फिर कैंसल, दिस इज द 5 3 जा। तो गॉट इट। तो क्या आ गया अपने पास BD की लंबाई, BD की लंबाई हो गई 12। तो BD की लंबाई कितनी होगी 12। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि BD की लंबाई जब भी पूछे तो डायरेक्ट BD = क्या हो जाएगा, BD की लंबाई हो जाएगी अपने पास 20 15, 20 इंटू क्या 15 और डिवाइड बाय क्या हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब इंटू आधार डिवाइड बाय कर्ण। तो लंब इंटू आधार डिवाइड बाय कर्ण, देखो 5 5 जा 5 3 जा 5 4 जा, आ गया 12। तो ये याद रहेगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि ये अगर A है, ये B है, ये C है और ये P है, तो P = क्या हो जाएगा A इंटू बी डिवाइड बाय C, लंब इंटू आधार डिवाइड बाय कर्ण। अब तो याद हो गया होगा, काफ़ी बार हमने कर लिया डिस्कस, क्लियर है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एल्टीट्यूड ऑन द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 2:3:4। दिया हुआ क्वेश्चन में कि किसी भी त्रिभुज पे तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात क्रमशः 2 3 4 है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 39 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप क्या है 39 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई याद करें। क्या है सिंपल सा क्वेश्चन। एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहाँ से शुरुआत करता। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करते हैं देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो क्वेश्चन में जो सबसे फर्स्ट लाइन दिया हुआ है, क्या दिया है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब का अनुपात दिया है। मतलब अगर ये ट्रायंगल है, दिस इज द A, और अगर ये B साइड है एंड दिस इज द C साइड, क्लियर। जिस पे डाले गया लंब मान लो ये P1 रहा होगा, दिस इज द P2 और दिस इज द P3, ये P1 P2 P3 है। तो अपने पास P1, दिस इज द P1, ये P2 और ये P3 है, गॉट इट। तो दिया हुआ है P1 = P2 = P3, ये क्या दिया हुआ, ये दिया अपने पास क्वेश्चन में P1 P2 और P3 की लंबाई का अनुपात दिया है, दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4, गॉट इट। 2 3 4 किसका अनुपात है, P1 P2 एंड P3 का अनुपात है, क्लियर है। तो अब अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड निकालना। इट मींस कि पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, परिमाप जिसको कहते हो आप परिमाप, तो ये होता है अपने पास क्या A + B + C, तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। मतलब A + B + C दिया हुआ है और A B C इंडिविजुअली निकालना, इट मीन्स अपने को पता होना चाहिए A B C। क्या सोचेंगे कि अगर A + B + C दिया हुआ है और निकालना क्या है A B C अलग अलग निकालना, इंडिविजुअली निकालना, इट मीन्स क्या कि अपने को पता होना चाहिए A B C क्या होगा। व्हाट अबाउट द A B C, तो A B C का अनुपात कैसे निकालेंगे। अब देखें जरा, सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है, पहले बेसिक से ही बताता हूँ डायरेक्ट, कि अगर ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला भी जस्ट समझाया था, क्या हाफ इंटू बेस, बेस A है, लंब क्या है P1, देखो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है B, लंब क्या है P2, या हाफ इंटू बेस, लंब बेस C है और लंब क्या है P3, गॉट इट। तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, गॉट इट। एरिया सेम है तो इट मीन्स क्या हो, देखो हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया। अब P1 P2 P3 का रेशियो क्या है 2 3 4, तो हमने क्या लिखा है 2A, B की वैल्यू क्या है 3, तो 3B
और ये c की वैल्यू क्या है 4c, तो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। अब रेशियो याद आ रहा है, अगर मैं बोलूँ a:b:c क्या होगा, तो रेशियो याद आ गया होगा। तो रेशियो याद आ गया तो 2:3:4 का अनुपात क्या था, 2:3:4 का अनुपात कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, a:b:c, तो 2:3:4 का एलसीएम लेते हैं। 2:3:4 का एलसीएम क्या हुआ 12, 2, 3, 4 का एलसीएम जो हो गया वो एलसीएम होगा दिस विल बी द 12, तो एलसीएम हो गया 12, एलसीएम हो गया 12। तो अब 12 में 3 2 से डिवाइड करो क्या हो गया 6, 12 में 3 से डिवाइड करो क्या हो गया अपने पास 4, और ये क्या हो गया 3, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है टोटल 39, तो 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट की वैल्यू क्या है, 13 यूनिट की वैल्यू अपने पास है 39, तो 13 यूनिट की वैल्यू 39, गॉट इट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई तो a की वैल्यू क्या हो गई 6 × 3, b की वैल्यू क्या आ गई 4 × 3, और c की वैल्यू क्या आ गई 3 × 3, गॉट इट। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात क्रमशः 2, 3, 4 है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लंबाई का अनुपात 2, 3, 4 है, मतलब उस पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात 2, 3, 4 है, तो एरिया तो सेम ही होगा त्रिभुज का, किसी भी तरीके से निकालो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हाफ कट गया, लंबाई क्या है ऊंचाई 2, 3, 4, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c आ गया। तो डायरेक्ट एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालती है क्या हुआ 6, 4, 3, अब 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट टोटल a प्लस b प्लस सी, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या है 39, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 3, तो अपने पास 6 यूनिट 18, 4 यूनिट 12, 3 यूनिट 9, तो ABC आ गया। क्लियर है, इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे, देखो कैसे, देखो बच्चे अगर इसे डायरेक्ट सोचना है तो कैसे सोचते हैं, आप सबको पता है कि सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू ऊंचाई। तो अगर एरिया कांस्टेंट है और हाफ तो कांस्टेंट है ही, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कांस्टेंट है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कांस्टेंट, तो अगर यह क्षेत्रफल कांस्टेंट है तो बेस और हाइट 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। याद आया परसेंटेज में मैंने करवाया था कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये क्या हाफ तो कांस्टेंट है ही, एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही त्रिभुज है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कांस्टेंट ही होगा ना। आप किसी भी तरीके से क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करोगे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि बेस और हाइट हर बार चेंज हो रहा है लेकिन क्षेत्रफल कांस्टेंट है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, तो 2 नंबर बेस और ऊंचाई, ये बेस और ये ऊंचाई का क्या है ये प्रोडक्ट है, तो ये कांस्टेंट है। 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, a इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट बताया था, एक का रेशियो दूसरे का रिवर्स होता है, तो अपने पास P1 इज टू P2 इज टू P3 का जो रेशियो दिया है वो दिया हुआ है 2, 3, 4। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं a इज टू b इज टू c का रेशियो क्या होता है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4, डायरेक्ट आ गया। अब ये क्या है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 12 से, इनका एलसीएम लेके 12 से इनका एलसीएम लेके, जैसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया ये देखो 6, ये क्या हो गया 4 और ये आ गया 3, और a प्लस b प्लस सी क्या है 39, तो यहाँ क्या लिखता मैं 13 यूनिट की वैल्यू क्या है 39, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 3, तो जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गया तो साइड क्या हो गया अपने पास, यहाँ से आ गया देखो 6 × 3 क्या हुआ 18, 4 × 3 क्या हुआ 12, और 3 × 3 क्या हुआ 9, गॉट इट। तो अपने पास देखो आ गया क्या 18, 12 और 9 एरिया आ गया अपने पास साइड। तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते थे, उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन पहली बार क्वेश्चन को बनाए तो उस तरीके से बनाए, नेक्स्ट टाइम जब इसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, उसी का लेटेस्ट वर्जन है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जितनी बार आप क्वेश्चन को बनाओ उतनी बार अपडेट करो, वैसे नहीं होता है। अरे यार सिंपल सी चीज़ देखो, आपके मोबाइल हर 6 महीने बाद 2 महीने बाद अपडेशन मांगता है, और आप एक ही क्वेश्चन को 5 सालों तक 2 सालों तक एक ही मेथड से बना के दे सकते हो। अभी भी देखोगे हर जगह बहुत सारे बुकों में जो 5 साल पहले जिस मेथड से बनाया जा रहा था आज भी उसी मेथड को लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग तो आई थिंक M टायरा को आज भी फॉलो करते हैं,
एम डायरा कितनी पुरानी बुक है, मेरे ख्याल से आई थिंक 10 से 15 साल हो गए, आज भी बच्चे उसी बुक को बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है, अब आपको खुद से खुद का स्किल डेवलप करना होगा। क्लियर है? तो पहली बार आपने बेसिक से बनाया, गुड। नेक्स्ट बार जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो इस तरीके से बनाने की कोशिश करोगे और देखो इजिली सॉल्व हो गया। क्लियर? तो अब देखते हैं इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, ऐसा एक सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3:4:5। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात 3, 4, 5 है एंड द पेरीमीटर इज 94 और पेरीमीटर 94 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बता दें कि तीनों की लंबाई क्या होगी। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि अगर P1:P2:P3 दिया हुआ है क्या 3, 4, 5, तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ A:B:C, तो A-B-C की लंबाई का अनुपात क्या होगा, A:B:C क्या हो जाएगा 1/3:1/4:1/5। जैसे आ गया तो क्या करें, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट? 60 से जैसे मल्टीप्लाई कर दिया इट विल बिकम्स टू व्हाट, इट विल बिकम्स टू दिस इज 20, दिस इज द व्हाट 15 एंड दिस इज द 12। तो अपने पास क्या है A+B+C, A+B+C कितना दिख रहा है यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना दिख रहा है 47, तो 47 यूनिट और रियल में क्या है 94 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 2, तो जैसे एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई तो A क्या हो गया इंटू 2 मतलब 40, B क्या आ गया इंटू 2 मतलब 30 और C क्या आ गया इंटू 2 इंटू 24। तो अपने पास क्या आ गया दिख रहा है कि P1:P2:P3 का रेशियो 3, 4, 5 है, तो A:B:C का रेशियो क्या आ गया 1/3, 1/4, 1/5। फ्रैक्शन हटाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दे, 3, 4, 5 का एलसीएम हो गया 60, रेशियो आया 20, 15, 12। तो A+B+C क्या हुआ 47 यूनिट और रियल में ये किसके बराबर है 94 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू 2, तो A क्या आ गया 20 × 2 40, 15 × 2 30 और 12 × 2 24। गॉट इट? तो आ गया अपने पास साइड 40, 30 और 24 त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, एरिया निकालने का जो एक जनरल फॉर्मूला होता है, पहले हमने देखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक फॉर्मूला था। दूसरा जनरल फॉर्मूला होता है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर दो त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं गिवन है, मतलब ए बी और ए सी दो भुजाएं गिवन है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हुआ है कि थीटा है, तो अपने पास इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी साइन थीटा। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे देखो जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज की लंबाई अपने पास मान लो ये दिया हुआ है, अपने पास सिंपल सा दिया है क्वेश्चन में कि ये 60 डिग्री है, ये कितना एंगल है ये 60 डिग्री है, ये अपने पास 60 डिग्री दिया हुआ है और इसकी लंबाई मान लो 8 है, इसकी लंबाई 6 है। तो इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी द व्हाट हाफ इंटू 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 और दोनों के बीच का कोण क्या है 60, यहाँ क्या लिख दिए साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। जिस बच्चों को नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा बताऊंगा कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ क्या हुआ हाफ इंटू 8 इंटू 6 इंटू क्या √3/2। गॉट इट? 2 से कट गया 3 एंड 2 से कट गया 4, तो क्या आ गया 12√3। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 12√3। गॉट इट? ये सिंपल सा एक फॉर्मूला था कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड गिवन है और दोनों के बीच का कोण पता होना चाहिए। लेकिन मतलब इट मीन्स कि अगर ऐसा हो जाता दिस इज द 8 दिस इज द 6 और ये एंगल दे देता अपने पास 60 डिग्री, तो हम इसको नहीं निकाल सकते कि ये 60 है, तो ये एंगल हमें जब तक नहीं आएगा हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मतलब अपने को क्या आना चाहिए, दो साइड की बात हो रही है, उन दोनों साइड के बीच का कोण क्या होगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं फिर इस बेसिस पे हम क्वेश्चन।